हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम टैक्स में हमने बात कर रहे थे फाइव हेड्स में हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। अब जैसे ही हम सुनते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है कि देखो, जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे हम कौन कौन सी इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बात करूं तो भैया क्वेश्चन अराइज होता है सर कि रेंट पे देने से जो इनकम आ रही है, या हम हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके जो इनकम आ रही है, या जो हाउस प्रॉपर्टी पे हम अपना बिजनेस चला रहे हैं उससे जो इनकम आ रही है। किस इनकम की बात हो रही है यहाँ पे? मतलब आज की क्लास में किसकी बात करेंगे? देखो, हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? मेरा लेट्स सपोज कोई जगह हो गई, कोई घर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई। उस बिल्डिंग से मेरे को जो रेंट आ रहा है, क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? या मान लो मैंने हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया, उससे जो मेरे को इनकम आई, क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? या फिर जो बिजनेस कर रहा हूं मैं अपनी बिल्डिंग में, हाउस पे, घर पे बिजनेस कर रहा हूं, प्रोफेशन या ट्यूशन क्लासेस चला रहा हूं, उससे जो इनकम आ रही है वो मेरी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, तो इसका आंसर क्या है? जो हमारी इनकम है फ्रॉम रेंट, कहां से इनकम है? फ्रॉम रेंट, वो हमारी कहलाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब आज के पूरे सेशन में हमारी बात कहां चलेगी? हमारी बात चलेगी रेंट के ऊपर। क्यों सर रेंट के ऊपर क्यों चलेगी? देखो यार, जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स वाला जो हमारा मतलब हाउस प्रॉपर्टी बेची, तो वो हम कंसिडर्ड करते हैं कैपिटल गेन। क्या कंसिडर करते हैं? कैपिटल गेन, है ना? क्योंकि हमने एक लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद या फिर एक मिनिमम ड्यूरेशन के बाद भी प्रॉपर्टी बेची होती है। और बेसिकली जनरली लॉन्ग प्रॉपर्टी क्या होते हैं, बहुत टाइम टाइम बाद बेचते हैं अगर कोई इसमें डील नहीं कर रहा तो। और वहीं अगर मैं उसमें कोई बिजनेस कर रहा हूं तो वो हमारी इनकम कहाँ गिनी जाएगी? इनकम फ्रॉम या प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बात कर रहा हूं तो याद रखो, मैं बात कर रहा हूं किसकी? रेंट की। ठीक है, अब चलें आगे, समझे इसे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे पहले हमारी कंप्यूट कैसे होती है, इसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है? तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है? देखो सर, ये एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या फिर क्या चांसेस हैं कि एक जो हाउस प्रॉपर्टी है वो मेरे को इनकम अर्न करके दे सकती है ईयर बाय ईयर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? मान लो एक बिल्डिंग है, अब ईयर ऑन ईयर मतलब हर साल क्या अंदाजा लगा सकता है कि इस बिल्डिंग से कितनी इनकम अर्न करी जा सकती है, वो हमारी कहलाती है एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का बेसिक मतलब क्या हो गया कि एक बिल्डिंग से, एक हाउस से, एक गोडाउन से, एक शॉप से कितनी इनकम हर साल एक बंदा अंदाजा लगा सकता है कि वो इनकम अर्न करी जा सकती है। इसको कैसे फाइंड करना है ये हम पूरा देखेंगे, भाई किस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से अपनी डिडक्शंस कर सकते हैं कि मान लीजिए कुछ रेंट हमें नहीं मिला, अनरिलाइज्ड रह गया, तो उसे हम डिडक्ट कर लेंगे। या कोई म्युनिसिपल टैक्स पे किया तो उसे हम डिडक्ट कर लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स क्या, जैसे हम बिल्डिंग की बात कर लें तो उस पर हाउस टैक्स हमारा पे होता है, घर पे हाउस टैक्स पे होता है, हाउस टैक्स को डिडक्ट कर लेंगे। वो उसके बाद आ जाती है हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से हम कुछ डिडक्शंस करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। और डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आती है वो हमारी कहलाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसको फुल डिटेल में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एक बेसिक अंदाजा कि क्या करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को भाई कैसे निकालना है वो फाइंड करना है। फिर उसमें से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो चीजें हो गई कि भाई हम अनरिलाइज रेंट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और म्युनिसिपल टैक्स वगैरह जो टैक्स पे किया हमने लोकल अथॉरिटी को वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू के बाद हमें पढ़ना क्या है, डिडक्शंस पढ़नी है कि कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल है। और जब डिडक्शंस हमको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलें आगे। तो सबसे पहला हमारा क्या आती है, कंडीशंस, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब हमारी इनकम है उसे हम मानेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
क्या जो इनकम अर्न हो रही है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही कंसिडर की जाएगी या नहीं की जाएगी, उसकी 4 कंडीशंस हैं जो ये लिखी हुई हैं, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी शुड बी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरेंटेंट देयर टू। मतलब जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो बिल्डिंग होनी चाहिए। अब वो बिल्डिंग में हमारा क्या हो गया, फैक्ट्री भी हो सकती है, फिर शॉप भी हो सकती है, गोडाउन भी हो सकता है हमारा, या कुछ भी चीज जिसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या आ जाती है, बिल्डिंग। और लैंड अपरेंटेंट क्या हो जाता है, जैसे अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं, अगर मैं अपने घर की बात करूं तो घर के आगे थोड़ा सा गार्डन भी होता है कभी कभार, तो वो जो अटैच्ड लैंड है, जो अटैच्ड एरिया है, जैसे अगर गार्डन हो गया, गैराज वगैरह हो गया, वो हमारा सारा क्या कहलाता है, लैंड अपरेंटेंट। ठीक है, तो एक जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, या तो बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर लैंड अपरेंटेंट होनी चाहिए। मतलब कि हमारा गार्डन होना चाहिए या गैराज होना चाहिए, वो हमारा हमारा अगर उससे जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो कहाँ कंसिडर होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अब इस बात में एक बात याद रखना, क्या बात याद रखनी है हमें, अगर मैं सिर्फ एक प्लॉट को रेंट पे दे रहा हूं, प्लॉट का और लैंड में फर्क क्या होता है, देखो एक प्लॉट क्या होता है, खाली लैंड, अगर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे तो वो हाउस होता है। तो एक खाली लैंड को रेंट पे दे रहा हूं तो वो मेरा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो भी केस रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मतलब अगर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उधर हम स्पेशली बात कर रहे हैं जो लैंड के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, फैक्ट्री हो गई, हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गई, शॉप हो गया, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी इनकम से हमारा। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है कि एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑब्वियस है, जब टैक्स लगाने की बात करेंगे तो ऑब्वियस है दूसरे की प्रॉपर्टी पे तो हम टैक्स लगाएंगे नहीं, तो एसएससी पे जो टैक्स लग रहा होगा वो सिर्फ उसकी बिल्डिंग पे लगेगा जिसपे वो ओनर होगा। ठीक है, अब जब ओनरशिप की बात आती है, जब हम बात करते हैं ओनरशिप की, तो याद रखना प्रीवियस ईयर में हमारा एसएससी ओनर होना चाहिए, असेसमेंट ईयर में चाहे हो या ना हो। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर हमने डिस्कस किया था। देखो प्रीवियस ईयर का, जिस ईयर की हमारी इनकम कैलकुलेट हो रही है, लेट सपोज 2020 में हमारा एक ए था, वो क्या था, ओनर था एक बिल्डिंग का जिसे उसने लेट आउट किया हुआ था, रेंट पे दिया हुआ था, उससे वो इनकम अर्न कर रहा था। अब वो अपना इनकम टैक्स फाइल कब करेगा, 2021 में, 2021 में फाइल करेगा। जब वो 2021 में फाइल करेगा अपना इनकम टैक्स, तो अब मान लो 2021 के बीच में उसने बेच दी बिल्डिंग, अब वो ओनर नहीं है, लेकिन 2020 में तो वो ओनर था, 2020 में तो उसने इनकम अर्न करी थी। तो हमें ध्यान रखना होगा जो एसएससी है वो ओनर कब होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में जस्ट टाइम वो इनकम टैक्स फाइल कर रहा है उस टाइम ऑनर है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में ओनर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर हम बात करें अगर कोई अनरिलाइज्ड रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो उसमें भी कोई मैटर नहीं करता भाई कि ओनर हो या नहीं हो। मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग थी जिसको मैंने रेंट पे दिया हुआ था और उसके बाद बेच भी दी, लेकिन एक पर्सन था जो मुझे रेंट नहीं दे रहा था, उसने लेट सपोज 5 साल बाद आके रेंट दिया, तो वो मेरी इनकम कंसिडर्ड होगी चाहे मैं आज ओनर हूं या नहीं हूं। ठीक है, और अगर जो ओनरशिप है जो हम वो है लड़ाई में चल रही है, जैसे कुछ बिल्डिंग्स होती हैं उसकी डिस्प्यूट चल रहे होते हैं कोर्ट में, तो उस केस में ओनरशिप कौन डिसाइड करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड कर लेगा भाई ओनर कौन है। ठीक है, चले आगे, सेकंड कंडीशन समझ आई। फर्स्ट क्या है, बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर जो उसके ऊपर कुछ वो होना चाहिए, जैसे गार्डन या गोडाउन हो गए। फिर नेक्स्ट क्या है, जो हमारा एसएससी है वो ओनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि जो प्रॉपर्टी है उसका यूज कहां पे हो रहा है। तो इनकम टैक्स एक्ट बताता है कि सारे कंडीशन या फिर कोई भी कंडीशन हो जहां मर्जी यूज कर रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता कि भाई बिल्डिंग को तुम रहने के लिए यूज कर रहे हो, पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो, अगर मतलब जो रेंट पे दी है बिल्डिंग वो चाहे हमारा पढ़ाने के लिए यूज हो रही है, चाहे वो जिस मर्जी रहने के लिए यूज हो रही है, जिस मर्जी पर्पस के लिए यूज हो रही है, लेकिन दो कंडीशंस उन्होंने बता दी कि इन दोनों के अलावा नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज क्या बताई उन्होंने, अगर बिल्डिंग यूज हो रही है, प्रॉपर्टी यूज हो रही है बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, किसके लिए, बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, इन दो केसेस में क्या होगा, वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया क्या भाई,
जब हमारी बिजनेस और प्रोफेशन होगा और उसके लिए हम यूज कर रहे हैं अपने लैंड को, तो उसकी इनकम हमारी कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगी? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो उस केस में हमारा जो यूज एंड प्रॉपर्टी है, तो जो हमारी इनकम अर्न हो रही होगी प्रॉपर्टी पे, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अर्न नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है? जब हमारा बिजनेस ही लेट आउट का हो, कि भाई अगर मैंने सोच रहा हूं मेरा काम ही ये है कि मैं बिल्डिंग्स खरीदता हूं और उनको रेंट पे चढ़ाता हूं, बिल्डिंग्स खरीदता हूं रेंट पे चढ़ाता हूं, तो उस केस पे भी जो मैं रेंट रिसीव्ड कर रहा हूं, अगर मैं जो रेंट रिसीव्ड कर रहा हूं वो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। उस टाइम वो क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, देखो यूज ऑफ प्रॉपर्टी, देखो एक नॉर्मल पर्सन वो रेंट पे दे रहा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर इसमें एक्सेप्शन क्या है कि भाई वो जगह जिस मर्जी पर्पस के लिए यूज हो रही हो, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? अगर वो जगह मैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूं, तो वो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। या तो अगर मेरा बिजनेस ही है, क्या बिजनेस क्या है कि मैंने कई घर खरीद के रखे हुए हैं और मेरा बिजनेस ही ये है कि मैं उन्हें रेंट आउट करता हूं, मैं रेंट पे देता हूं, तो वो उस केस में भी जो मेरे पास इनकम आ रही होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उस केस में भी क्या होगा? वो जो मेरी इनकम होगी एज अ बिजनेस मानी जाएगी। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट आता है, प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। पहली बात तो प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? लेट सपोज मैं बिल्डर हूं, मैंने क्या करा, 1500 फ्लैट्स बना दिए। ध्यान से सुनना, मैं बिल्डर हूं, मैंने 1500 फ्लैट्स बना दिए। अब ऑब्वियस है कि सारे के सारे फ्लैट्स एक साथ तो बिकेंगे नहीं। जब मान लो इसमें से हमारे लेट सपोज 1000 फ्लैट्स बिक गए, अब जो 500 फ्लैट्स हैं वो उसकी पोजीशन तो अभी भी मेरे पास है। तो वो जो 500 फ्लैट्स हैं, वो फ्लैट्स क्या कहलाएंगे? वो फ्लैट्स कहलाएंगे स्टॉक इन ट्रेड। तो उस पे जो इनकम होगी वो भी मेरी कहां कंसीडर्ड की जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चार कंडीशंस पढ़ी। पहली कंडीशन क्या? बिल्डिंग या फिर लैंड अपर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर एसएससी ओनर होना चाहिए, और यूज ऑफ प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट जो हमने बात करी, या बिजनेस और प्रोफेशन में यूज नहीं होनी चाहिए। सेकंड, हमारा लेट आउट का बिजनेस नहीं होना चाहिए। फिर चौथी पॉइंट क्या बात करी हमने? प्रॉपर्टी हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसमें भी हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही कंसिडर्ड होता है। अब कितनी अमाउंट कंसिडर्ड होती है इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंडीशन समझ आ गई। चले आगे, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने अभी डिस्कस करा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये क्या चीज है और इसे कैसे कैलकुलेट करना है, अब सीखेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या बात बताई मैंने कि भाई एनुअल वैल्यू क्या है? कितनी हमारी कैपेसिटी है बिल्डिंग की अर्न करने की इनकम, कि अगर मैं एक बिल्डिंग है उस पे मैं कितनी इनकम अर्न कर सकता हूं हर एक साल, वो हमारी क्या कहलाती है? एनुअल वैल्यू। ठीक है, अच्छा ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखा है, तो ग्रॉस मतलब एक नेट एनुअल वैल्यू भी हुआ। नेट एनुअल वैल्यू में हम क्या करते हैं? डिडक्ट कर देते हैं क्या क्या? हम टैक्सेस को डिडक्ट कर देते हैं, या फिर जो एक्रूड या जो इंटरेस्ट अनरियलाइज्ड रेंट होता है उसको डिडक्ट कर देते हैं। लेकिन अभी के लिए उसके अकॉर्डिंग में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ किस बात को लेंगे कि जो हमारा ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? हमारा म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे। ठीक है, अब सीखिए हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा और किस कंडीशन में कैसा निकाला जाएगा। देखो, अब जरूरी तो नहीं है सबकी प्रॉपर्टी सेम सेम टाइम के लिए लेट आउट हो, सेम टाइम के लिए रेंट पे दी जाए। तो हर एक कंडीशन में अलग अलग केसेस बना दिए मैंने, हर एक केस को डिस्कस करते जाएंगे। भाई इस केस में मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये ली जाएगी, इस केस में ये ली जाएगी। ठीक है, तो पहला केस है हमारा, पहला केस क्या है? हाउस विच इज लेट आउट फॉर द होल प्रीवियस ईयर। मतलब सिंपल केस, मेरी बिल्डिंग थी, पूरे साल मैंने रेंट पे दे रखी है वो, कि मेरा 12 मंथ्स वो रेंट पे थी। उस केस में मेरी इनकम क्या होगी? उस केस में जो मेरी इनकम होगी, जो GAV होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, वो क्या होगा? या ध्यान से देखो, वो क्या होगा? हायर ऑफ, क्या हायर ऑफ? एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, या एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। गवर्नमेंट कहती है
कि तुम्हारा जीएवी, अगर तुम्हारा 12 के 12 मंथ्स लेट आउट थी प्रॉपर्टी, 12 के 12 मंथ्स तुमने रेंट पे चढ़ा रखी थी, तो जीएवी होगा क्या, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, या फिर जो एक्चुअल रेंट रिसीव किया है मैंने, रिसीव्ड या रिसीवेबल। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न वो रिटर्न होता है जो एक प्रॉपर्टी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो सर इसे डिसाइड कौन करेगा? तो इसे डिसाइड करने का भी एक तरीका हमें गिवन है। तो सबसे पहली चीज, तो पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में अराइज होता है कि सर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? कि भाई लेट सपोज मैं ओनर था, मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी, जब मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी उस पर मैंने रेंट रिसीव किया, लेट सपोज मैंने 10,000 रुपीज रेंट रिसीव किया हर एक मंथ, तो लेट सपोज 12 मंथ्स के लिए रिसीव किया, तो मेरी इनकम हो गई 1,20,000। सिंपल सी तो कैलकुलेशन थी, इसमें इतना हायर या लोअर करने वाली की जरूरत क्या है कि भाई दो कंडीशन का हायर देखना है। अब प्रॉब्लम कहाँ राइज हो रही थी, जो ये 10,000 मैंने रिसीव करे हैं, मैं इसे कैश में भी रिसीव कर सकता था और बैंक में भी रिसीव कर सकता था। वहीं मैं अपना अगर टैक्स बचाने के लिए क्या करता, अपने जो उसको है बोल देता कि भाई तुम मुझे कैश दे दो, और मैं गवर्नमेंट को क्या शो कर देता कि भाई 3,000 ही मैंने रिसीव करी है। समझ आ रहा है प्रॉब्लम? कि भाई मैं गवर्नमेंट को दिखाता चाहे 10,000 रिसीव हुई होती कैश में, मैं गवर्नमेंट को बोलता कि मैंने सिर्फ 3,000 रिसीव्ड हुई है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने कंडीशन क्या बनाई, उसमें उन्होंने कहा कि तुम हायर लोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न का और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल का। क्योंकि अगर एक्चुअल रेंट रहने देते तो गवर्नमेंट सारे लोग क्या करने लग जाते, फ्रॉड करने लग जाते, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को दिखाते ही नहीं, शो ही नहीं करते कि उनको कितना रेंट रिसीव्ड हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है हमारे पास, हमें सिर्फ ये जानना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कौन डिसाइड करेगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे डिसाइड होगा वो सीखते हैं। ध्यान से सुनना, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे डिसाइड होगा। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो क्या होगा, ध्यान से सुनना। जो म्युनिसिपल वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या हो गई, देखो जो म्युनिसिपल एमसीडी होती है वो टैक्स लेती है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उस एरिया की टैक्स लेती है, तो उस पर्पस के लिए वो उस एरिया की कोई वैल्यू डिसाइड करके रखती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वो रेंट होगा वो हो गया, या फिर जो फेयर रेंट हो गया। फेयर रेंट क्या हो गया, फेयर रेंट का मतलब क्या हो गया, सेम हाउस सेम लोकेलिटी में कितने का रेंट पे चढ़ रहा है, इन दोनों में से जो हायर होगा वो हम ले लेंगे। ध्यान से सुनना, इन दोनों में से जो हायर होगा वो ले लेंगे। लेकिन अभी एक बात का और ध्यान रखना है, फिर हमें चेक करना है क्या वो हमारा स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा ना हो जाए। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, देखो जो हमारा वो है रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट में मैक्सिमम रेंट मेंशन्ड है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड रेंट होता है, तो उससे लोअर ले लेना है। क्या ले लेना है, लोअर। यही हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ध्यान से सुनना, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड करा कि इतना रेंट होना चाहिए, फेयर रेंट जो सेम प्रॉपर्टी का सेम लोकेशन पे क्या रेंट में मिल जाएगी वो हो गया हमारा फेयर रेंट। उन दोनों का हायर, फिर जो अमाउंट आई, और जो स्टैंडर्ड रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट में जितना मेंशन किया कि मैक्सिमम इतना रेंट होना चाहिए उस एरिया का, उसका हम लोअर लेंगे, वो हमारा होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को और एक्चुअल रिटर्न को कंपेयर करेंगे, जो हायर होगा उसे हम ले लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ध्यान रखना ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बल्कि मैक्सिमम टाइम ये ही टॉपिक में से क्वेश्चन अराइज हुआ है, तो इसे ध्यान से समझना। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर, जो अमाउंट आई और उसको स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे उसका लोअर, वो हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख दिया यहाँ पे, फाइनेंस पढ़ा पढ़ा के ना। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे, जितना रिसीव्ड हुआ है, जो हायर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, अब एक्चुअल लेते तो प्रॉब्लम क्या थी वो समझ आ गई ना। अब होगा क्या, जो कम ले रहा होगा ऑब्वियस एक्सपेक्टेड रिटर्न हायर हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न हायर होगा तो उसकी इनकम वो कंसीडर की जाएगी। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें। देखो, तो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स ओन्स 3 हाउसेस इन दिल्ली, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर्स, कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द अबव 3 हाउसेस। तो नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स दे रखे हैं
2, 1 एंड 3 म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर रेंट वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, रेंट पर यूनिट पर एनम दे रखा है और म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है। देखो सबसे पहले हमारा क्या काम करना है, तो हमारे पास म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है, इसको छोटा कर लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है, इसका क्या लेना है हमें, हायर, इसका क्या लेना है, हायर। तो अगर हाउस 1 की बात करूं तो हायर कौन हो जाएगा, फेयर रेंट 1,50,000, स्टैंडर्ड रेंट और इसको कंपेयर करना है जो आया अमाउंट 1,50,000 और 130, तो वो कौन हो गया हमारा, एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों का लोअर, इन दोनों का लोअर कितना हो गया 1,30,000, तो ये मेरा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट, मैं इसे मार्क कर देता हूं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया 1,30,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट को मुझे किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना दे रखा है, एक्चुअल रेंट गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इन्होंने रेंट पर यूनिट पर एनम दे रखा है 70,000 और कितने यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स हैं, मतलब टू रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं वहां पे, तो टोटल कितना हो गया 1,40,000। ये यहाँ लिख देता हूँ एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो ये है 1,40,000। तो हमारा जो GAV आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो एक्चुअल रेंट है उसका हायर, तो हायर कितना है हमारा 1,40,000, ठीक है। अब इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स पे माइनस कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्स कितना दे रखा है 12,000 ड्यू बट नॉट पेड। म्युनिसिपल टैक्स तभी डिडक्ट करेंगे हम जब वो पे हो चुका होगा, अगर पे नहीं किया है तो कुछ डिडक्शन नहीं होगी, और मतलब जितनी अमाउंट पे होगी सिर्फ उतना डिडक्ट होगा। सिंपल ले लो, टैक्स माइनस करते वक्त जितना पे किया उतना डिडक्ट करना है, कब का किया, कितने टाइम का किया, फ्यूचर का किया, पास का किया, लेना देना ही नहीं, जितनी अमाउंट पे करी है वो हमारी क्या कहलाएगी, म्युनिसिपल टैक्स की। तो इस टाइम कुछ भी पे नहीं करा हमने, देखो ड्यू है, पे नहीं किया, पे कुछ नहीं किया, तो इसको जीरो ले लेंगे, तो हमारा एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू कितना आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो हाउस नंबर 2 पे। सबसे पहले क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करना है। म्युनिसिपल वैल्यू है 72,000 और फेयर वैल्यू है 75,000, इन दोनों का क्या लेना है, हायर, हायर क्या हो गया 75,000, ठीक है। फिर जो 75,000 आया और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों का क्या लेना है, लोअर लेना है, तो लोअर कितना हो गया 75,000, 75,000 क्या हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 84,000 इंटू 1, तो एक्चुअल रिटर्न कितना आ गया 84,000 ओनली। एक्चुअल है हमारा 84,000, एक्सपेक्टेड है 75,000, दोनों का हायर लेंगे, वो होगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ये अमाउंट आ जाएगी 84,000। 84,000 में से टैक्स माइनस करना है, 8,000 फॉर द लास्ट ईयर पेड इन दिस ईयर एंड 9,000 ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट पेड, मतलब एक्चुअल पेमेंट कितनी हुई है सिर्फ 8,000 की, तो लेस कर देंगे 8,000, ये अमाउंट आ जाएगी 76,000, तो हमारा NAV क्या हो जाएगा 76,000, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू समझ आ गया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। एक लास्ट एग्जांपल और हाउस 3 का भी निकाल लें। हाउस 3 में देखना ध्यान से, सबसे पहला काम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेना, तो म्युनिसिपल वैल्यू 60,000, फेयर वैल्यू 75,000, तो हायर कौन हो गया 75,000, 75,000 को माइंड में रख लिया। अच्छा तुम्हें वहां पे कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। फिर आता है स्टैंडर्ड रेंट और जो हायर आया उसका लोअर लेना, तो लोअर कौन है इधर, लोअर कौन है हमारा स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट क्या हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब 70,000 क्या हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर क्या करते हैं, एक बार एक्चुअल रिटर्न से कंपेयर करना है, एक्चुअल रिटर्न कितना होगा 21,000 इंटू 3, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 63,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना 63,000, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 72,000, क्या लेना है हायर लेना है, हायर क्या हो जाएगा हमारा GAV 72,000, ठीक है। अब टैक्स माइनस कर देंगे, तो टैक्स कितना है 60,000, इट इंक्लूड्स 54,000 फॉर एडवांस, एडवांस में दे रखा हो जो मर्जी दे रखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, जितना पे कर दिया उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया 60,000, तो हमारा NAV क्या आ गया 12,000। अब आपके माइंड में आ रहा होगा एडवांस टैक्स माइनस कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम। देखो अगर वो आज एडवांस टैक्स पे कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तब उसको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, इवेंचुअली जब पे करेगा तब उसे डिडक्शंस मिल रही हैं, चाहे बेनिफिट आज लो, चाहे कल लो, चाहे परसों लो, चाहे मत लो, ठीक है।
ये हमारा आगे NAV। पहला केस समझ आ गया। पहला केस क्या था, जब हमारी प्रॉपर्टी पूरे के पूरे 12 मंथ लेट आउट थी, पूरे के पूरे 12 मंथ हमने रेंट पे दी हुई थी। केस 2 पे चलें। पहला केस अच्छे से समझ आ गया तो बाकी केस करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो केस 2 है हमारा। केस 2 क्या है, हाउस विच इज लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब लेट सपोज 8 महीने तक तो हमने वो रेंट पे दिया हुआ था, ये मतलब हमारा लेट आउट था। कुछ मंथ वो क्या था, बाकी बचे हुए मंथ वो क्या था, वैकेंट था। कुछ पार्ट लेट आउट था, कुछ मंथ वो लेट आउट मतलब रेंट पे दे रखा था, और कुछ मंथ वैकेंट था। अब इस केस में क्या होगा, हमारा जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ऑब्वियस है वो क्या होगा, वो हायर होगा एक्चुअल से। एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअल से हायर होगा। तो इस केस में हम जो GAV लेंगे वो हम क्या लेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। जो हमें GAV लेना है वो क्या लेना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हाफ मंथ के लिए लेट आउट है, जब हमने इस पे इनकम अर्न ही नहीं करी तो हम क्यों पे करें, सही बात। अब दो चीजें होती हैं, जब हमारा एक्चुअल रेंट ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमें एक्चुअल रेंट पे करना है तो गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमारा एक्चुअल रेंट कम होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न से, एक्सपेक्टेड रेंट से, सॉरी बार बार रिटर्न निकली जा रहा है, एक्चुअल रेंट हमारा कम होगा एक्सपेक्टेड रेंट से, एक्चुअल रेंट कम होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न रेंट से, तो गवर्नमेंट को यहां पे प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट यहां क्या कहती है, अगर ये कम है और इस कम होने का रीजन वेकेंट ही है, मतलब वैकेंसी ही है कि भाई वेकेंट होने के कारण तुम्हारा घर ना रेंट पे चढ़ने के कारण ही हमारा एक्चुअल रेंट कम है, तो तुम कोई नहीं एक्चुअल रेंट ही पे कर देना। बाकी अदर कंडीशंस के लिए कुछ भी डिफाइन नहीं है। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या ले लेना है, GAV एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ले लेना है। गवर्नमेंट कहती है भाई एक्चुअल रेंट कम है, लेकिन रीजन वैकेंट है कि तुम्हारा घर वैकेंट पड़ा है, इसीलिए ही एक्चुअल रेंट कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एक्चुअल रेंट पे कर दो। बाकी कंडीशंस में गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। ठीक है, नेक्स्ट चलें आगे। नेक्स्ट आता है हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है, लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब आधे टाइम हमने रेंट पे दे रखा था और आधे टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो उस केस में हमारा पहले वाला चला जाएगा बिल्कुल सेम, क्या, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, और दूसरा क्या था, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसका हायर ले लेंगे। बाकी हमें डिटेल्स में हमने डिस्कस कर लिया है इन्हें। नेक्स्ट आता है केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब एक घर है, उस घर में मैं ही रह रहा हूँ, रेंट पे नहीं दे रखा, मैं ही रह रहा हूँ। और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, ये घर मेरा है, मैं रह भी नहीं रहा। क्यों रह नहीं रहा, लेट सपोज मेरी कहीं जॉब लगी हुई है पंजाब में, और मैं पंजाब में जाके जहाँ पे मतलब ओनर ने मेरे को घर दे रखा है मैं वहाँ रह रहा हूँ, और ये खाली पड़ा है घर। देखो अगर मैं इसे रेंट पे चढ़ा दूंगा, मैं अभी करंट लेट सपोज दिल्ली में रहता हूँ, अब मेरी जॉब लग गई लेट सपोज पंजाब में, अब पंजाब जाके शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं वहां पे जो भी ओनर प्रोवाइड करेगा वहां रहूंगा। तो जो दिल्ली वाला घर है, अगर मैं इसे लेट आउट कर देता हूँ, इसे रेंट पे चढ़ा देता हूँ, तो वो मेरा फर्स्ट वाला केस बन जाएगा, केस 1 की भाई लेट आउट है पूरे मंथ के लिए, या केस 2 बन जाएगा, जो भी होगा, जो जैसी भी कंडीशन रहेगी। भाई अगर ये दिल्ली वाला घर खाली पड़ा रहता है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, केस नंबर 4। या तो मैं खुद रह रहा हूं, या तो वो खाली पड़ा है। ठीक है, तो इस केस में देखो ना कोई इनकम रिसीव्ड हो रही है, तो टैक्स क्यों पे करे भाई, खाली पड़ा है। तो GAV हमारा GAV क्या हो जाएगा, GAV हो जाएगा हमारा नील। ठीक है, GAV हो जाएगा नील। भाई ऑब्वियस है ना, जब कोई इनकम नहीं अर्न करी तो क्यों टैक्स पे करें, तो हमारा GAV हो जाएगा नील। लेकिन वहीं मैं स्मार्ट निकला। स्मार्ट क्या निकला, मैंने एक मुंबई में भी घर ले लिया, मैंने एक चंडीगढ़ में घर ले लिया, पंजाब में था ना, चंडीगढ़ में घर ले लिया, और एक लखनऊ में घर ले लिया। इसमें से मैंने क्या करा, आधे घर लेट सपोज 3 घर मैंने उस पे चढ़ा दिए रेंट पे,
और गवर्नमेंट जब भी पूछती मैं क्या आंसर देता, हाँ जी ये मेरा अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इससे तो मेरे को टैक्स ही नहीं पे करना। गवर्नमेंट अब हर एक घर चेक करने तो जाएगी नहीं। ये तो प्रॉब्लम उसकी, कई अगर सारे लोग ऐसे यूज करने लग जाएं कि भाई सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, वो 5 घर खरीद के मैंने रेंट पे चढ़ा भी रखा था, कैश में डील करता था, तो गवर्नमेंट के पास कोई प्रूफ भी नहीं कि भाई रेंट आ रहा है। तो इसका भी गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला। गवर्नमेंट ने क्या कहा, हरनीत सिंह जी ध्यान से सुनो, हरनीत सिंह जी ध्यान से सुनो, जो आपने 4 4 प्रॉपर्टी ले रखी है ना, हम हर एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे। चुपचाप इसमें से 2 सेलेक्ट कर लो। क्या करो, 2 सेलेक्ट कर लो, 2 को हम मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बाकी 2 के ऊपर चुपचाप टैक्स दे दो। गवर्नमेंट क्या कहती है, 2 को तो हम मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड, बाकी 2 पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इन चारों में से मुझे 2 सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, जिसको मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लूंगा या अनऑक्यूपाइड मान लूंगा, जिसपे मेरा जीएवी नील होगा। बाकियों को क्या माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। चाहे उधर कोई रह रहा है नहीं रह रहा, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, आपको रेंट देना है। अगर कोई रह रहा है लेट आउट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा, केस 1 के अकॉर्डिंग। अगर नहीं रह रहा, कि भाई मैंने बोल रखा है कि लेट सपोज मैं हर महीने चेंज करता रहता हूँ, हर महीने मैं 1 महीने दिल्ली रहता हूँ, 1 महीने लखनऊ रहता हूँ, 1 महीने मुंबई रहता हूँ, फिर चंडीगढ़ रहता हूँ, फिर दिल्ली आ जाता हूँ, फिर मुंबई लखनऊ, ऐसे घूमता रहता हूँ, इसलिए चारों जगह मैंने रेंट पे नहीं दे रखा, खुद ही रहता हूँ। तो उस केस पे गवर्नमेंट कहती है तुम चुपचाप 2 सेलेक्ट कर लो, 2 को हम क्या मानेंगे, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, इस पे हम टैक्स लेंगे। जो जीएवी इस केस में निकलेगी वो किस पे निकले, वो क्या हो जाएगी हमारी, जो हमने अभी एक्सपेक्टेड रेंट निकाला। देखो एक्चुअल रेंट, 2 ही चीजें पढ़ रहे थे ना, मैं हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। अब एक्चुअल रेंट तो रिसीव्ड हो ही नहीं रहा, 0 है, जब 0 है तो बचा क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कहती है मैक्सिमम भाई तुम 2 हाउस प्रॉपर्टी रख लो, बाकी क्या मानी जाएगी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। और उस केस में हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हुआ वो हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, और इस पे जो डीम्ड आउट लेट ऑफ प्रॉपर्टी है, इस पे अगर जो हमें डिडक्शन चाहिए होंगी म्युनिसिपल टैक्स वगैरह की, वो हमें अवेलेबल है, ऊपर वाले पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या है, इन केस अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। मान लीजिए मेरा बहुत बड़ा घर था, मैंने आधा घर रेंट पे दे रखा है, मतलब लेट सपोज 2 कमरे रेंट पे दे रखे हैं, 2 कमरों में खुद रह रहा हूँ। तो उसको उस केस में हमें कुछ नहीं लड़ना फालतू में। जब हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे, जो हर एक चीज निकालेंगे, लेट सपोज मैंने अभी बोला ना, अभी 50 गज मैंने रेंट पे दे रखा है, 50 गज में खुद रह रहा हूँ, तो हाफ हाफ करते रहेंगे, मतलब जितना प्रपोर्शन हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर लेंगे। या लेट सपोज 4 फ्लोर है, 4 में से 1 मेरे पास है और 3 मैंने लेट आउट पे दे रखे हैं, तो भाई जो हमारा जो वो सब कुछ होगा 3:1 में निकालूंगा। जैसे अगर एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है मेरे को, ध्यान से सुनना। अब एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मेरे को म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए होगी और फेयर रेंट चाहिए होगा। फेयर रेंट मेरे को पास पूरी बिल्डिंग का लेट सपोज इस पूरे का है, तो मैं इसे क्या करूंगा, लेट सपोज फेयर रेंट आया 5000 रुपीज, तो मैं मान लूंगा कि फेयर रेंट है 2500 लेट आउट प्रॉपर्टी का। म्युनिसिपल वैल्यू आई लेट सपोज 8000 रुपीज, तो मैं मान लूंगा 4000 है 50% का, क्योंकि जो म्युनिसिपल वैल्यू आएगी तो वो तो पूरी बिल्डिंग की आएगी ना, पूरी स्पेस की आएगी। या लेट सपोज एक ही कमरे, एक ही बिल्डिंग में मैं 2 कमरे हैं, एक कमरा मैंने रेंट पे दे रखा है, एक पे खुद पे रह रहा हूँ। अब एक कमरे का रेंट तो लेट सपोज म्युनिसिपल वैल्यू नहीं फाइंड कर रहा, तो वो एक पूरी बिल्डिंग का दे रहा है, तो मैं उसे क्या करूंगा, डिवाइड कर लूंगा। किस बेसिस पे, नॉर्मल बेसिस जो भी हो गया कि हमारा कितना लैंड हमने ऑक्यूपाई कर रहा है, या किसी भी रैंडम बेसिस पे, जैसे मैंने बताया कि अगर फ्लोर सिस्टम है, फ्लोर सिस्टम में जितने फ्लोर मैंने रखे हैं वो रेशियो हो जाएगा कि भाई 3 रेंट पे दे रखे हैं, 1 मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ये 3 वाला हमारा क्या माना जाएगा, जो अमाउंट होगी वो यूज होगी हमारी कैलकुलेशन में। ठीक है, ये जो सिंपल है कि तुम्हें उसे अलग अलग बाइफ्रिकेट करके चलना है। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, केस नंबर 7 के हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये भी हमारा एक केस है, स्टॉक इन ट्रेड अभी हमने समझा था कि लेट सपोज मैं बिल्डर हूँ, मैंने 1500 फ्लैट्स बना के रखे हैं, 1500 में से सिर्फ 1000 बिके, तो बचे हुए मेरे क्या कहला रहे हैं, 500 स्टॉक इन ट्रेड, है ना। अब इस पे जो इनकम कैलकुलेट होगी वो भी क्या होगी, जो हमारे जीएबी, देखो इनकम तो जब बिक नहीं रहे तो कोई इनकम नहीं आ रही, तो वो जीएबी क्या कहलाएगा हमारा, नील।
जेवी क्या होगा, नील। क्यों भाई, 500 जब बिकेंगे तब वो तो जो सेल की आएगी वो अलग इनकम आएगी, हमारा कैपिटल गेन होगा, जो भी होगा बिजनेस गेन होगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर वहीं कोई स्मार्ट बंदा आ जाए, वो बेचे ना और रेंट पे चढ़ा दे और बोलता रहे वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो प्रॉब्लम अराइज हुई ना। अब इसमें तो ये भी नहीं बोल सकते कि 2 फ्लैट रख लो, बाकियों को हम वो लेंगे, बाकियों पे रेंट लेंगे, क्योंकि वो तो फिर डीलर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, वो आगे से अगली बार से कोई घर नहीं बनाएगा। तो इसमें गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला। गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला कि लेट सपोज तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, लेट सपोज 1 अगस्त को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, उसके अगले जो ईयर खत्म हो रहा है, वो जो ईयर खत्म हुआ, उस ईयर से 2 साल तक, 1 साल 2 साल, 2 साल तक तो हम मानेंगे कि भाई वो स्टॉक इन ट्रेड है। 2 साल तक तो हम मानेंगे वो स्टॉक इन ट्रेड है, उसके बाद नहीं मानेंगे हम। उसके बाद आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, या फिर अगर लेट आउट है तो जो भी केस रहेगा। ठीक है, समझ आ गया कि गवर्नमेंट ने कहा भाई 2 साल तक तो, एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होगा जहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, उसके बाद हम 2 साल तक तो इसे स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे, और उसके बाद वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं माना जाएगा। उसके बाद आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ आ गई। और इसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कोई भी अथॉरिटी के थ्रू कि भाई हाँ इस तारीख को हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है। समझ आ गया अलग अलग केसेस कैसे में कब कब हम जीएवी निकालेंगे। अब जीएवी में से सबसे पहले हमने माइनस करना था अनरियलाइज्ड रेंट, या फिर हम बात करें म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह की, तो उसके बाद आ जाता है एनएवी। एनएवी की बाद आता है हमारे पास डिडक्शंस। क्या आते हैं? डिडक्शंस। जीएवी में से टैक्स माइनस करा, टैक्स के बाद आ गया एनएवी। एनएवी के बाद आता है हमारे पास डिडक्शंस। डिडक्शंस किस बात की? लेट सपोज मैंने एक्चुअल रेंट रिसीव करा था 1,20,000। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने गवर्नमेंट को कहा भाई ये 1,20,000 की आपने मुझे मेरी इनकम तो मान ली कि भाई 1,20,000 मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीच बीच में जो किराएदार ने जब मुझे तंग क्या किया, आके भैया मोटर खराब हो गई, मोटर ठीक करा के जाओ, यहाँ पे सीलन आ रही है, सीलन ठीक करा के जाओ, या जब घर बेचना था उससे पहले जो मैंने पेंट करवाया, वो जो सारे खर्चे करे, ये कौन भरेगा? पॉइंट तो है ना भाई। जैसे ही जब किराए पे मकान होता है, जैसे ही खराब होता है, सबसे पहले किसको फोन जाता है भाई? लैंडलॉर्ड को फोन जाता है, भाई ये प्रॉब्लम है, अपने आप आके ठीक कराओ। किराएदार तो कभी ठीक नहीं करवाता। तो उस केस के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई? डिडक्शंस बनाई। समझ आ गई डिडक्शंस क्यों होती हैं? अब ठीक है, मतलब तुम कहोगे कि जितना पैसा लगा उतना माइनस कर दो, अब ये भी प्रॉब्लम है भाई, ऐसे तो लोग सारे फेक बिल्स बनवाएंगे और हमारी जीएवी जीरो, एनएवी जीरो कर देंगे। तो इसका भी गवर्नमेंट ने क्या सोल्यूशन निकाला, ध्यान से सुनना। चलो, गवर्नमेंट ने कहा, अभी बताते हैं वो। तो उसका सोल्यूशन क्या है, ध्यान से सुनना। जब गवर्नमेंट डिडक्शंस देती है तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो जब हमारा रेंट पे दे रखा घर, और या डीम टू बी लेट आउट मानी जा रही है प्रॉपर्टी, मतलब इन केस मानी जा रही है कि वो रेंट पे है। जैसे हमारा वो वाला केस था कि 5-4 घर थे मेरे, तो 2 गवर्नमेंट मान रही थी कि लेट आउट है, वो रेंट पे है। तो जब लेट आउट वाला केस है, और एक तो जिसमें हम खुद रह रहे हैं, तो पहले लेट आउट केस है, तो गवर्नमेंट इसमें 2 डिडक्शंस देती है हमें। कितने डिडक्शंस देती हैं? 2 डिडक्शंस। पहली गवर्नमेंट कहती है तुम्हें मिलता है फ्लैट 30% ऑफ एनएवी। एनएवी का फ्लैट 30% ले लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने 1,20,000 रुपये कमाया, लेट सपोज म्यूनसिपल टैक्स पे किया 20,000, 1,20,000 कमाया, लेट सपोज म्यूनसिपल टैक्स पे किया 20,000, तो हमारा एनएवी क्या आ गया? 1,00,000। जाओ, इसकी डिडक्शन दी 30%, जो खर्चा होगा इस 30,000 में से निकाल लेना, बात खत्म। ठीक है ना? खर्चे के लिए गवर्नमेंट ने कितने दे दिए? लेट सपोज 30,000 की डिडक्शन दे दी है, चाहे खर्चा हो चाहे ना हो, बात खत्म। अब तुम थोड़ा सेटिस्फाइड कि भाई जो खर्चे हो रहे हैं गवर्नमेंट मिल रहे हैं, ज्यादा हुए तुम्हारी टेंशन, कम हुए तुम्हारे लिए अच्छा। सेकंड डिडक्शन एक गवर्नमेंट और देती है, वो डिडक्शन क्या होती है? वो होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड या फिर कैपिटल। देखो, एक पर्सन आया, उसने बोला कि भाई जब मैंने बिल्डिंग बनाई थी, ये घर खरीदा था रेंट पे देने के लिए,
तो मैंने ये रेंट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए या बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए लोन लिया था, उस लोन का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट उसकी भी डिडक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम, या जैसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए या खरीदने के लिए, उस पे जो इंटरेस्ट पे किया मैंने इस साल, वो भी गवर्नमेंट डिडक्शन में अलाउ कर रही है। और ये कौन से वाला केस है? लेट आउट वाला केस, याद रखना। ठीक है, पहली डिडक्शन क्या कि भाई जो हमारा 30% है एनओवी एनएवी का, वो डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या हो गया कि जो मैंने लोन लिया, भाई ध्यान रख ले, जो मर्जी लोन नहीं, भाई मैंने शादी कराने के लिए लोन दिया, उसका इंटरेस्ट यहाँ माइनस होगा, वो माइनस नहीं होगा। मैंने गाड़ी खरीदी, उसका इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, उसका लोन माइनस नहीं होगा। कौन सा लोन? जो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया गया था, या जो स्पेसिफिक हाउस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं इनकम शो कर रहा हूँ, उसके लिए जो लोन लिया गया था, उसका इंटरेस्ट हमारे डिडक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें एक चीज और कहती है गवर्नमेंट, अगर कोई प्री कंस्ट्रक्शन लोन लिया गया था या प्री कंस्ट्रक्शन ईयर का इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन ईयर का, तो उसको भी तुम क्लेम कर सकते हो। क्या करना? टोटल अमाउंट को 5 ईयर्स में डिवाइड करके अमोर्टाइज कर देना और मतलब डिडक्शंस मांग लेना। जैसे अगर लेट सपोज कंबाइंड इंटरेस्ट है 10,000 का, तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, 10,000 का डिवाइड करा 5, कितना आ गया? 2,000 रुपीज। 2,000 की डिडक्शन अगले 5 साल तक मांग लेना, ले सकते हो तुम, मांग के लेना, ले सकते हो। ठीक है, ये दो टाइप्स की डिडक्शन अवेलेबल है। कब? जब इन केस ऑफ लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है। चलें आगे। तो अगला पॉइंट आता है हमारा, इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वेयर एनुअल वैल्यू इज जीरो। मतलब वो केस जब हमारी एनएवी ही ऑलरेडी जीरो है। अगर गवर्नमेंट इधर डिडक्शंस देगी तो मतलब वहां पे इनकम कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस केस में 30% वाली डिडक्शन मिलती नहीं। तो भाई ऑब्वियस तुमने अपने घर पे खर्चा किया, तुम यूज कर रहे हो, जो मर्जी करो। इस केस में 30% वाली ऑब्वियस इनकम नहीं अर्न कर रहे, तुम्हारे एनएवी जीरो आ रहा है। जेवी जीरो आया था ना भाई, मैं खुद रह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने कहा था 2 घर रख सकते हो तुम, तो उन 2 घर पे मेरा एनएवी जीरो आया था। तो उस केस में भी मेरे को भाई अगर इनकम नहीं तो डिडक्शंस भी कोई नहीं, इनकम थी तो डिडक्शंस मिल रही थी 30% वाली। हाँ, लेकिन इस केस में गवर्नमेंट एक और चीज कहती है, अगर आपने जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या अनऑक्यूपाइड है उस पे जो इंटरेस्ट पे किया, मतलब फर्स्ट वाला तो बिल्कुल नहीं मिलता, जो सेकंड वाला है वो मिलता है डिडक्शंस में। ठीक है, लेकिन उसकी भी कंडीशंस अलग हैं। कंडीशंस क्या अलग हैं? कंडीशंस देखो क्या क्या है। पहली कंडीशन क्या है? अगर लोन लिया गया है 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो अगर लोन लिया गया है 1 अप्रैल 1999 से पहले, तो जो मैक्सिमम डिडक्शन है, जो मैक्सिमम टोटल इंटरेस्ट है अलाउड होगा डिडक्शन के लिए, वो होगा सिर्फ 30,000 रुपीज। वो होगा 30,000 रुपीज। ठीक है, वहीं अगर लोन लिया गया है आफ्टर 1 अप्रैल 99, 1 अप्रैल 99, तो इसमें भी 2 चीजें चेक करेंगे हम। क्या 2 चीजें चेक करेंगे? अगर हमारी जो कंस्ट्रक्शन है लोन लेने के टाइम से 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गई लेट सपोज मैंने आज लोन लिया, तो 5 साल के अंदर मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो जो हमारा टोटल डिडक्शन अवेलेबल है वो है 2,000 रुपीज, 2 लाख रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज। पहला क्या? लोन पहले लिया। अगर लोन बाद में लिया है 1 अप्रैल के, और अगर जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई, या अगर हम खरीद रहे हैं, एक्विजिशन कंप्लीट हो गई 5 साल के अंदर अंदर, जिस दिन से लोन लिया उससे 5 साल के अंदर अंदर, तो टोटल हमारा जो वो क्लेम है, मतलब हम कितने डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं टोटल? वो 2 लाख रुपीज। और वहीं अगर 5 साल के अंदर खत्म नहीं हुई तो वो सेकंड केस बन जाएगा, उसमें जो मैक्सिमम मिलेगी वो 30,000 मिलेगी। ये आपको विजिबल नहीं है, ये हो गई 30,000, तो उसमें आपको 30,000 मिलेगी। ठीक है, अगर एक ले रखी है, 2 ले रखी है, टोटल की बात हो रही है। ये नहीं कि भाई 2 प्रॉपर्टी है मेरी, देखो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड अलाउड करी थी ना, तो भाई 2 लाख इसमें, 2 लाख इसमें, टोटल का मिला के 2 लाख की बात हो रही है, ध्यान रख लेना। टोटल का मिला के 30,000 की बात हो रही है। ठीक है, और एक अलग कंडीशन और है। वो कंडीशन क्या है कि इन दोनों की मिला के भी मैक्सिमम 2 लाख ही अलाउड है। कि अगर आपके 2 टाइप्स के लोन है, 2 घर थे तो 2 टाइप्स के लोन है, एक बिफोर है और एक आफ्टर वाला है, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज डिडक्शन अवेलेबल है। ठीक है,
फिर और यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है, सर्टिफिकेट, भाई जो कंप्लीट हुआ काम उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ही भाई हाँ हो गया था 5 साल में, उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा स्पेसिफिक अथॉरिटी से कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, चले खत्म क्लास। अब एक बात और ध्यान रख लेना, एक चीज और, लेट सपोज मैंने घर जब खरीदा, मैंने लोन लेने की बजाय क्या करा, जिससे घर खरीदा उससे मैंने क्या किया कि भाई मैं तेरे को आज पैसे नहीं देता, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देता हूँ, तो इंटरेस्ट ले लियो। लेट सपोज 50 लाख का घर था, मैंने क्या करा भाई 20 लाख की डाउन पेमेंट करी और उसे बोल दिया बाकी की पेमेंट क्या करियो, इंस्टॉलमेंट्स में ले ले 10-10 हजार के, ऊपर से मेरे से 20-20 हजार रुपये और ले लियो। मतलब 20 लाख की तो डाउन पेमेंट हो गई, तो बचे कितने 30 लाख रुपए। मैंने बोला अगले 3 साल में 10 लाख रुपए और ऊपर से तेरे को 20,000 रुपीज तो और दूंगा। मतलब एक तरह से मैंने लोन लेने के बजाय उस पर्सन से लोन ले लिया। इंस्टॉलमेंट के केस में, ईएमआई के केस में एक्स्ट्रा अमाउंट तो पे कर रहा हूँ ना, 20,000 वाली 3 साल तक करूंगा, तो गवर्नमेंट कहती है हम इसे भी लोन मानेंगे, तुम इसको भी डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।